कहा जाता है कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। अगर हम हिंदुस्तान के 9 रत्नों की बात करें तो उनमें एक नाम रतन टाटा का जरूर शामिल होगा। जिसने भी उनका नाम रखा वो तारीफ के काबिल हैं, क्योंकि रतन टाटा जैसा नाम वैसा काम वाली कहावत पर फिट बैठते हैं। आज हम इन्हीं रतन टाटा की बायोग्राफी आप तक लेकर आए हैं। उनको भारत के सबसे ईमानदार और बेहतरीन कॉर्पोरेट्स में से एक माना जाता है और हमारे देश में शायद ही कोई होगा जिसके मन में रतन टाटा के लिए सम्मान की भावना ना हो। एक आम आदमी के सपनों को पूरा करने की सोच से लॉन्च की गई नैनो कार, जो लखटकिया भी कही जाती थी, रतन टाटा की सोच का ही नतीजा थी। अगर आप भी उनकी जिंदगी और सफलता की कहानी जानना चाहते हैं या उनकी तरह बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। रतन टाटा का पूरा नाम है रतन नवल टाटा। उनके पिता नवल टाटा और माता सूनी टाटा थे। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। उनकी स्कूलिंग मुंबई, शिमला और फिर यूएस में हुई। उन्होंने यूएस की कार्नेल यूनिवर्सिटी से साल 1955 में आर्किटेक्चर में बैचलर डिग्री ली। इसके बाद वो टाटा ग्रुप में काम करने लगे। देखा जाए तो टाटा ग्रुप उनके परिवार की ही कंपनी थी और वो कोई सीनियर पोस्ट भी ले सकते थे, पर रतन टाटा ने एक जूनियर एम्प्लॉय की हैसियत से काम की शुरुआत की और बहुत लगन से बिजनेस और काम की बारीकियां सीखी। साल 1991 में जब उस समय के टाटा ग्रुप के चेयरमैन JRD टाटा रिटायर हुए, तब उन्होंने रतन टाटा को अपनी कुर्सी के लिए चुना। इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, जरा एक नजर डालते हैं कि टाटा ग्रुप क्या है और इसमें कौन सी कंपनियां हैं। आपने जमशेद जी टाटा का नाम तो जरूर सुना होगा, वही जिनके नाम पर जमशेदपुर का नाम पड़ा। टाटा ग्रुप की स्थापना जमशेद जी टाटा ने 1868 में की थी। उनके 4 सपने थे। पहला, एक आयरन और स्टील कंपनी खड़ी करना। दूसरा, एक शानदार होटल बनाना। तीसरा, एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना जहां वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिले। और चौथा, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाना। और ताज होटल को तो दुनिया जानती है। 1904 में उनके दुनिया को अलविदा कहने से पहले ये 2 चीजें तैयार थी। हालांकि स्टील और आयरन कंपनी टेस्को उनके जाने के बाद 1907 में शुरू हुई। इसे अब टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। फिर भी जमशेदपुर के तौर पर वो 2 सपने तो पूरे कर ही गए थे। आपने टाटा ग्रुप की किन कंपनियों का नाम सुना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी 2 सपने कैसे और कब पूरे हुए, अगर आप जानते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे वीडियो के आखिर में हम आपको इसका जवाब दे रहे हैं। अब टाटा ग्रुप का विस्तार होने लगा था। आगे चलकर इसमें केमिकल, टेक्नोलॉजी, एविएशन, कॉस्मेटिक्स, मार्केटिंग, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर जैसे सेक्टर जुड़ते चले गए। 1938 से 1991 के दौरान चेयरमैन रहे JRD टाटा ने टाटा ग्रुप को 14 से 95 एंटरप्राइजेस में बदल दिया। लेकिन अब आता है JRD टाटा के रिटायर होने का वक्त। इतने बड़े टाटा ग्रुप में होनहार लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन JRD चुनते हैं रतन टाटा को। आगे आप जानते जाएंगे कि रतन टाटा ने उनका फैसला किस तरह सही साबित करके दिखाया। 1991 का समय ऐसा था जब भारत में उदारीकरण की शुरुआत हो चुकी थी। अब टाटा ग्रुप ने बहुत सी कंपनियों को एक्वायर करना शुरू कर दिया। टाटा टी ने टेटली, टाटा स्टील ने कोरस ग्रुप और टाटा मोटर्स ने जैगुआर और लैंड रोवर को एक्वायर करके इनको टाटा की अम्ब्रेला में ला दिया। 2012 में रिटायर होने तक रतन टाटा की चेयरमैनशिप में टाटा ग्रुप का रेवेन्यू लगभग 40 गुना और मुनाफा लगभग 50 गुना बढ़ चुका था। हालांकि उनकी राह में बहुत चुनौतियां थी। टाटा ग्रुप की कंपनियों और सब्सिडाइजर्स के हेड उनकी अपॉइंटमेंट से खुश नहीं थे। दरअसल JRD टाटा के टेन्योर में उनको काफी छूट मिली हुई थी, पर रतन टाटा ने कंपनी की पॉलिसियों में बदलाव किए। सीनियर मैनेजमेंट के लिए रिटायरमेंट की उम्र तय की और टाटा ग्रुप को एक ब्रांड में बदलने पर काम किया। उन्होंने इनोवेशन की राह पकड़ी और नई जनरेशन पर भरोसा करते हुए उनको काफी जिम्मेदारी के काम दिए। जब रतन टाटा ने चेयरमैन की कमान
संभाली थी तब ज्यादातर आमदनी कमोडिटी सेल से होती थी, जबकि उनके रिटायर होने के वक्त तक ये आमदनी ब्रांड से होने लगी। 75 साल की उम्र होने पर रतन टाटा ने खुद को कंपनी की जिम्मेदारियों से आजाद कर लिया। अब साइरस मिस्त्री चेयरमैन बने, लेकिन इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी। एक बार फिर रतन टाटा ने इंटरिम चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाली। लगभग 1 साल बाद नटराजन चंद्रशेखरन को चेयरमैनशिप दी गई और इस समय भी वही चेयरमैन हैं। दोस्तों, ये तो थी रतन टाटा की जिंदगी, करियर और काम से जुड़ी सफलताओं और चुनौतियों की जानकारी। लेकिन अब हम आपको कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं के बारे में बता रहे हैं जिससे हम सब कुछ न कुछ सीख सकते हैं। अच्छा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। अपने करियर की शुरुआत में रतन टाटा ने टाटा मोटर्स के साथ काम किया। वो इसे वेस्ट ऑफ टाइम कहते हैं क्योंकि यहाँ उनके पास करने को कुछ भी नहीं था। इसके बाद वो टाटा स्टील से जुड़े। ये उनके लिए एक मीनिंगफुल काम था। उनको कुछ प्रोजेक्ट दिए गए जिसे उन्होंने सफलता से पूरा कर लिया। वे अपने साथ काम कर रहे लोगों से भी जुड़ते गए और उनके चैलेंजेस, परेशानियां भी देखते रहे। आगे काफी सालों बाद जब टाटा स्टील में छंटनी का समय आया तब ये फैसला लिया गया कि निकाले जा रहे लोगों को उनके रिटायर होने तक सैलरी मिलती रहेगी। रतन टाटा का कहना था कि जिन लोगों ने हमारी सेवा की उनकी सेवा करना अब हमारा फर्ज है। ये बात एक अच्छी लीडरशिप की मिसाल है। शायद यही सब क्वालिटीज JRD टाटा ने भी देख ली थी। इस वजह से उन्होंने रतन टाटा को अपनी जगह दी, जबकि उनका कोई खून का रिश्ता नहीं था। जबकि उनके इस फैसले के खिलाफ भी बहुत लोग थे। एक इंटरव्यू में जब ये पूछा गया कि आपने इस विरोध का सामना कैसे किया, तो रतन टाटा का जवाब था, चुप रहकर और अपने काम से खुद को साबित करके। इसी तरह कहा जाता है कि अपने कॉलेज के दिनों में रतन टाटा को अपने साथ पढ़ने वाली एक लड़की से प्यार हो गया था। रतन टाटा ने उसके माता पिता से ये वादा किया था कि वो उसके सिवा किसी और से शादी नहीं करेंगे, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि रतन टाटा को अचानक भारत आना पड़ा और उस लड़की की शादी कहीं और हो गई। पर रतन टाटा ने किसी और से शादी न करके अपना वादा निभा दिया। साल 2008 में रतन टाटा ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को $50 मिलियन का डोनेशन दिया। इस यूनिवर्सिटी को इतना बड़ा डोनेशन देने वाले वो पहले और इकलौते इंसान हैं। ताज होटल पर हुए हमले के बाद वो उससे प्रभावित हुए सभी 80 परिवारों से खुद मिलने गए और हर तरह से उनकी मदद की। वो बिजनेस को हमेशा एथिक्स के साथ करते आए हैं और हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि उनके ग्रुप की कोई भी कंपनी अपनी वैल्यूज से न भटके। इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद वो अपनी सादगी और विनम्रता के लिए जाने जाते हैं। वे अपनी सफलता का क्रेडिट अपनी टीम को देते हैं, पर हर असफलता की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। अगर उनके फैसले से कोई इत्तेफाक नहीं रखता तो उसे पूरी आजादी है कि वो अपनी बात कहे। रतन टाटा उसे सुनते हैं और हर सही सलाह मानते भी हैं। रतन टाटा को एक फिलैंथ्रोपिस्ट के तौर पर भी जाना जाता है। वे अपनी आमदनी का लगभग 50 से 70% चैरिटेबल कामों में खर्च कर देते हैं। वे शिक्षा, मेडिसिन और ग्रामीण इलाकों के लिए बहुत काम करते हैं। टाटा ग्रुप की कंपनियां भी तरह तरह के चैरिटेबल कामों में मदद करती नजर आती हैं। रतन टाटा का मानना है कि जिस सोसाइटी से आप इतना कुछ ले रहे हो उसे वापस करना भी आपकी जिम्मेदारी है। रतन टाटा को पद्म विभूषण और पद्म भूषण जैसे सम्मान भी दिए जा चुके हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र भूषण और असम वैभव जैसे सम्मान भी उनके नाम पर हैं। उनको विदेशों में भी कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। लेकिन सच कहा जाए तो रतन टाटा के कद को देखते हुए ये पुरस्कार उनके सामने फीके साबित होते हैं। दोस्तों, अब वीडियो खत्म करने का समय है। जैसा कि हमने कहा था, जमशेदजी टाटा के 2 सपने पूरे हुए। हाइड्रो पावर कंपनी टाटा पावर के रूप में और इंस्टीट्यूट बना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसकी पहली बैच 1911 में शुरू हुई। ये भारत के टॉप इंस्टीट्यूट में गिना जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन स्टे नाइस, स्टे वाइज।